स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जयपुर से बड़ी खबर है। स्वास्थ्य भवन में राइट टू हेल्थ बिल को लेकर बैठक खत्म हो चुकी है। प्रमुख चिकित्सा सचिव ने ये बैठक ली। देखिए, सरकार चाहती है कि राइट टू हेल्थ बिल इसी सत्र में लाकर पारित करवाया जाए और ऐसे में इसे लेकर जो भी मतभेद हैं उसे दूर करने के प्रयासों के तहत ये एक महत्वपूर्ण बैठक आज बुलाई गई थी, जो कि खत्म हो चुकी है। चिकित्सकों के प्रतिनिधि मंडल ने इस बिल से जुड़े अपने सुझाव प्रमुख चिकित्सा सचिव को बैठक के दौरान बताए हैं। प्रमुख चिकित्सा सचिव ने भी उनकी बातों को ध्यान से सुना है और साथ ही इस बिल के पीछे जो सरकार का मकसद है उसे भी अपनी तरफ से इनके सामने रखकर बताने की कोशिश की है। सहयोगी सौरभ गृहस्थी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सौरभ, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए 3 घंटे तक ये बैठक चली है। कुछ देर पहले ही बैठक खत्म हुई है और इस बैठक में तमाम जो चिकित्सक प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने अपने सुझाव जो है वो दिए। खासतौर पर 2 बिंदुओं पर बात जो है वो अड़ी हुई है। इमरजेंसी, चूंकि ये जिस प्रकार से सरकार ने कहा गया है कि कोई भी मरीज अगर इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचता है तो उसका इलाज जो है वो करना होगा, लेकिन ये जो निजी अस्पतालों के जो चिकित्सक हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इमरजेंसी शब्द को जो है वो सरकार परिभाषित करे कि किस कैटेगरी के मरीजों को इमरजेंसी जो है वो माना जाएगा। नहीं तो हर कोई मरीज जो है वो अस्पताल आकर अपना इमरजेंसी बताकर इलाज जो है वो लेगा और फिर उसका भुगतान जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा। तो ये बात जो है वो डॉक्टर जो है वो फिलहाल अड़े हुए हैं। साथ ही राज्य और जिला लेवल पर एक प्राधिकरण बनना है जिसमें अलग अलग सदस्यों को शामिल जो है वो किया जाना है। तो डॉक्टर्स का ये कहना है कि उस प्राधिकरण में हमें भी बैठक जरूर खत्म हो चुकी है, लेकिन कुछ देर बाद जेएमए में जो तमाम चिकित्सक प्रतिनिधि मंडल है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार की और बातचीत हुई है, किस प्रकार के और सुझाव जो है वो दिए हैं वो पूरी जानकारी देंगे। लेकिन जो भी सुझाव इन डॉक्टर्स द्वारा दिए गए हैं उन पर जो है वो सरकार विचार करेगी और उसके बाद ये सुझाव जो है वो प्रवर समिति को भेजे जाएंगे। प्रवर समिति अगर उसे मानती है तब जाकर जो है वो बिल जो है वो लाया जाएगा। लेकिन हाल फिलहाल जो है वो बैठक इस वक्त हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ भी सरकार की जो है वो वार्ता होगी, उनसे भी जो है वो सुझाव लिए जाएंगे, क्योंकि कई जो स्वयंसेवी संस्थाएं उन्होंने भी जो है वो जब ये बिल आम लोगों के लिए लाया गया था तब अपने सुझाव जो है वो दिए गए थे और उसके बाद उनकी तरफ से भी कहा गया था कि ये बिल जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है। तो उनसे भी जो है वो कुछ देर बाद सचिव वाले स्वास्थ्य भवन में चर्चा होगी। लेकिन डॉक्टर जो है वो इमरजेंसी की बात को लेकर अभी उसे परिभाषित करने को लेकर अभी अड़े हुए हैं। चलिए, शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। और उदयपुर से बड़ी खबर है। यहाँ आबादी क्षेत्र में पैंथर का आतंक है। बताया जा रहा है कि घर के बाड़े में एक पैंथर घुस आया है। बाड़े में जो गाय बंधी हुई थी, पैंथर ने उसका शिकार किया। सायरा थाना इलाके के में ये घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग की है। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोग डरे हुए हैं, दहशत है पैंथर की। ये पैंथर एक घर के बाड़े में घुस आया जहां पर गाय बंधी हुई थी। इस पैंथर ने गाय का शिकार कर लिया है और इस वजह से लोग और भी ज्यादा डरे हुए हैं। सायरा थाना इलाके में ये घटना सामने आई है। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दे दी है, वन विभाग से पिंजरा लगाने की मांग भी की है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी कपिल श्रीमाली से। कपिल, क्या जानकारी है? देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार जो आबादी क्षेत्र है वहां पर पैंथर की दस्तक से ग्रामीणों में काफी भय का माहौल था और लगातार इस इलाके में पिंजरा लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस पूरे मसले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इस बार भी ब्राह्मणों की भागल, जो कि सायरा थाना इलाके में आता है, वहां पर घर के बाड़े में गाय बंधी हुई थी। पैंथर ने घर के अंदर बाड़े में आकर गाय का शिकार किया है। इसकी जानकारी देते ही ग्रामीणों को ही बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और वन विभाग के अधिकारियों को फिर से सूचना दी गई और ग्रामीणों ने इस बार चेतावनी देते हुए पिंजरा लगाने की मांग की है। आप देखिए कि कुछ समय पहले भी आसपास के गांवों में जो पैंथर है उसने दस्तक दी थी और पालतू पशुओं का शिकार किया था। तो लगातार पैंथर जो है वो आबादी इलाके में घूमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अब वन विभाग को इस पूरे मसले को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी पिंजरा लगाकर पैंथर को आबादी इलाके से पकड़कर कहीं दूर जंगल में शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन क्या वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं? क्या पगमार्क जुटाए हैं? पैंथर के मूवमेंट को डिकोड किया है?
देखिए, वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी गई है। कुछ अधिकारी जरूर मौके पर, कुछ कर्मचारी मौके पर पहुंचे, लेकिन अधिकारियों के निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। अधिकारियों से निर्देश मिलते ही इस गांव के आसपास में पिंजरा लगाया जाएगा और संभवतः, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार मूवमेंट चल रहा है, तो इस बार ये संभावना है कि आसपास में पिंजरा लगाया जाए और पैंथर के मूवमेंट को देखते हुए पिंजरा लगाकर उसे पिंजरे में कैद कर जंगल में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। चलिए, शुक्रिया। और जयपुर से बड़ी खबर है, निगम हेरिटेज ग्रेटर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल से जुड़ी बड़ी खबर। वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों की मांगों पर वार्ता की ये खबर है। डीएलबी डायरेक्टर हृदय शर्मा के साथ इनकी वार्ता हुई। देखिए, अभी पहले चरण की बातचीत हुई है और जैसा कि जानकारी मिल रही है, सकारात्मक रही है। सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वार्ता की खबर मिल रही है। देखिए, इन कर्मचारियों का कहना है कि जो समझौता होगा वो लिखित में हो। लिखित में समझौता पत्र नहीं मिलने तक इनकी हड़ताल जारी रहेगी। अब शाम 6 बजे वार्ता का दूसरा दौर होगा। एक एक मांगों पर डीएलबी के अधिकारियों के साथ इनकी चर्चा हुई है और जो संकेत मिल रहे हैं, जो खबरें छनकर आ रही हैं, पहला दौर वार्ता का काफी सकारात्मक रहा है। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि मांगों पर सहमति बन भी जाए तो वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक उस सहमति को, समझौते को लिखित में न दे दिया जाए, तब तक उनकी हड़ताल चलती रहेगी। तो इधर वाल्मीकि संघ हड़ताल पर है। हमारी बिल्कुल स्वादपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई है और जहां तक है, सरकार हमारी जो जितनी भी मांगे थी उन मांगों पर सहमति जताई है। फिर भी हमारी जो सेकंड चरण की वार्ता 6 बजे होगी। जब तक हमें जो लिखित में समझौता नहीं किया जाता है, जब तक हमें लिखित में नहीं दिया जाता है, तब तक हमारा जो आंदोलन है वो यथावत जारी रहेगा। अब यहाँ के बाद हमें सचिवालय बुलाया गया है। सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री जी को के समक्ष हम जाकर जो हमारा जो और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी महेश दाधी से। तो महेश, फिलहाल ये कहा जाए कि सिर्फ लिखित समझौते की बात पर ही आकर पेच फंस रहा है। देखिए, बिल्कुल कहीं जो है एक एक मांग को लेकर के जिस तरह से वार्ता हुई है डीएलबी डायरेक्टर हृदय शर्मा और नंदकिशोर डंडोरिया, उनके प्रतिनिधि मंडल जो सफाई कर्मचारियों का पूरा यहाँ पर वार्ता का दौर चला है और इसमें ज्यादातर मांगों पर सहमति और सकारात्मक स्वार्थपूर्ण माहौल में बातचीत जो है वो यहाँ पर हुई है। डीएलबी में ये बैठक का दौर था और जब बैठक के बाहर निकले तो नंदकिशोर डंडोरिया ने भी यही कहा कि वार्ता में काफी मसलों पर जो है सरकार का रवैया सकारात्मक है, लेकिन जिस तरह से जो है आश्वासन अभी दिए जा रहे हैं उस पर वे तैयार नहीं है। अगर जो है रिटर्न में अगर कोई समझौता यहाँ पर होता है तो वे उसके लिए तैयार है, क्योंकि अभी तक एक बार की जो वार्ता है वो यहाँ पर हुई है। शाम 6 बजे दोबारा बुलाया गया है सभी सफाई कर्मचारियों को। एक तरफ वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ आज हड़ताल पर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो बाकी अन्य समाज के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने इस हड़ताल से किनारा किया है। हालांकि वे भी अपनी कर्मचारी हितों की जो मांगे हैं उसे जरूर यहाँ पर उठाते हुए दिखाई दिए और आज ग्रेटर नगर निगम भी पहुंचे हैं। लेकिन जहां तक वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी हैं उनकी मांगों को लेकर के है, मसलन जो मांगे संवैधानिक रूप से पूरी नहीं हो सकती हैं, उन मांगों को लेकर के डीएलबी निदेशक भी एहसास दिखे, लेकिन बाकी की जो भी कर्मचारी हितों की जो मांगे हैं उनमें जो है ज्यादातर में सहमति बन रही है। वो भले ही उनके वेतन भत्तों से जुड़े हुए मामले हों या फिर लेकिन आरक्षण को लेकर क्या स्थिति बन रही है, आरक्षण वाली मांग को लेकर? देखिए, वो मामला चूंकि प्रैक्टिकल भी नहीं है और उस मामले को लेकर के हालांकि क्योंकि ये नीतिगत मामला होता है तो इस पर अधिकारी जो है वो ज्यादातर कोई भी बात करने से बचते हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि ये अभी जिस तरह से पॉलिसी मैटर है तो इसमें सरकार ही जो है वो कोई निर्णय ले सकती है, तो इस मामले पे कोई ज्यादा चर्चा यहाँ पर क्योंकि प्रशासन की तरफ से हुई नहीं है, तो ऐसे में अभी क्या रुख रहेगा ये अगले दौर की जो वार्ता है उसमें स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन चलिए, ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें। और जोधपुर से बड़ी खबर सुनिए, आसाराम के पैरोकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज देने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आसाराम को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। आसाराम को आरोप पढ़कर सुनाए गए। आसाराम के पैरोकार रवि राय वगे ने फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। जमानत याचिका में जेल डिस्पेंसरी की झूठी रिपोर्ट पेश की थी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर, क्या जानकारी है? देखिए सुधीर, बात करें तो आसाराम को जब से गिरफ्तार किया गया साल 2013 से लेकर अब तक आसाराम ने जमानत पाने के कई प्रयास किए। अधीनस्थ न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आसाराम ने कई बार अर्जियां पेश की, लेकिन जमानत नहीं मिली। इसी दौरान जो आसाराम के पैरोकार थे रवि राय वग्गे ने, उन्होंने एक जो सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसमें आसाराम के बीमार होने का हवाला दिया गया और जेल डिस्पेंसरी का झूठा सर्टिफिकेट जो है उन्होंने पेश किया गया था। जो सुनवाई के दौरान जब इस बात का पता चला तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो बहुत गंभीरता से लिया था। इसके बाद जोधपुर के राधना थाने में इस मामले को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसकी इस मामले में आज जो है सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। आसाराम को जो पीठासीन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया, जहां पर आसाराम को आज आरोप सुनाए गए। अब परसों इस मामले में जो है ये फाइल जो है आसाराम की फाइल जो डीजे कोर्ट में जाएगी और वहां पर इसकी सुनवाई जो है जारी रहेगी। आसाराम ने क्या प्लीड किया जब आरोप उन्हें सुनाए गए? देखिए, आसाराम की ओर से पूर्व में ही जवाब दे दिया गया था कि उन्होंने रवि राय वग्गे को जो है पैरोकार नियुक्त नहीं किया है और ना ही उसकी कोई व्हाट्सएप या मोबाइल के जरिए वार्ता हुई। वो जेल में बंद थे, उसने अपनी मर्जी से जो है ये याचिका लगा दी। कहीं ना कहीं आसाराम ने पूरा आरोप जो है रवि राय वग्गे पर जो डाल दिया है। आसाराम ने इस बात को लेकर पूर्व में ही स्पष्ट इनकार कर दिया था कि उन्होंने रवि राय वग्गे को जो है पैरोकार नियुक्त किया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर, कोटा में छुट्टा मवेशियों का आतंक है। 2 सांडों की लड़ाई हुई और इस लड़ाई में खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। 2 सांडों की लड़ाई में बुजुर्ग महिला और एक मासूम घायल हुआ है। नया गांव इलाके में ये घटना सामने आई है। देखिए, दादी पोती इस घटना में घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए, कोटा में आवारा जानवरों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई अभियान चलाकर आवारा पशुओं को काबू में करने के लिए कोई बड़े कदम अब तक देखने को नहीं मिले हैं और इसी वजह से एक और घटना भी अब सामने आ चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या जानकारी है? देखिए, कोचिंग नगरी में आवारा पशुओं से पहले भी कई न केवल हादसे हुए हैं बल्कि जान जा चुकी है, लेकिन लगातार तमाम प्रयासों के बावजूद ये कहा जा सकता है कि उन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। और 2 सांडों की लड़ाई में ये कहा जा सकता है कि एक जो दादी और पोती दोनों घायल हो गए हैं। फिलहाल दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 55 वर्षीय मधु सक्सेना का कहना है कि वो सुभाष नगर इलाके में रहती है और जब वो किसी कार्यक्रम से लौट रही थी, नया गांव इलाके में 2 सांड आपस में लड़ रहे थे। कुछ लोगों ने उनको रोकना चाहा, लेकिन वो लड़ते लड़ते कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर गए और दादी पोती को चोटिल कर दिया और कई लोग उनसे हादसे का शिकार होते होते बचे। हालांकि जो आवारा जानवरों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन उन पर भी कई सवाल या निशान कोचिंग नगरी में लग रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले एक गाय को पकड़ने के दौरान गंभीर हादसा हो गया था। वहां गंभीर घायल अवस्था में गाय को पशु चिकित्सालय ले जाया गया था। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में इनकी रोकथाम के लिए जो एक जो प्रयास किया जाना चाहिए वो प्रयास शायद नाकाम साबित हो रहे हैं और यही कारण है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले तो एक बुजुर्ग की जान ही चली गई थी। एक जो है सांड ने उनको पटक के एक तरफ डाला और उसके सींग के गंभीर चोट लगने के कारण फिर उसकी जान चली गई। इसके बाद कई और हादसे भी सामने आए हैं और गायों से जो आवारा मवेशी है उनसे तो कई बार चोटिल होकर बाइक सवार मौत का शिकार हो जाते हैं। इटावा इलाके में कल ही एक हादसा सामने आया। तो फिलहाल ये कहा जा सकता है कि कोचिंग नगरी में इनकी रोकथाम के प्रयास जो है वो शायद नाकाम साबित हो रहे हैं और यही कारण है कि आए दिन हादसे हो रहे हैं। जी चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर झालावाड़ से। जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पिड़ावा कस्बे में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। कमरे के ताले तोड़े, लाखों की नकदी जेवर चुरा ले गए। दरअसल वारदात के वक्त ये परिवार शादी में गया हुआ था, उनका घर सुनसान था। चोरों ने इस बात को भापा, रेकी की और फिर इस घर को निशाना बनाया। पिड़ावा कस्बे के झिरी मोहल्ले में ये घटना सामने आई है। चोरी की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब परिवार शादी में गया हुआ था। इसका मतलब है कि उन्होंने इस बात को भांपा था कि घर फिलहाल खाली है, रेकी की थी। बहरहाल ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी तरुण से। तरुण, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, झालावाड़ जिले में लगातार चोरों के हौसले बुलंद है और इसी कड़ी में ये पिड़ावा में इस तरह की वारदात को चोरों ने अंजाम दिया है, जिसमें सूने घरों को निशाना बनाया है। और लगातार इसी तरह की घटनाएं जिले में सामने आ रही है, जिसमें चोर पहले गांव कस्बों के जो सूने मकान है उनकी रेकी करते हैं, क्योंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है और लोग अमूमन शादियों में जब जाते हैं तो घरों में केवल ताला लगाकर जाते हैं और चोर ये देख लेते हैं कि किस घर पर ताला लग रहा है और उसके बाद इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। इसी तरह से पिड़ावा में भी यही मामला हुआ,
जिसमें एक सुने घर को जब चोरों ने देखा, परिवार शादी में गया हुआ था और उसके बाद वहां पर लाखों का सोना चांदी जो जेवर घर में रखे हुए थे और नकदी 2 लाख के लगभग की नकदी बताई जा रही है, और वो लेकर चोर चंपत हो गए। आज जब परिवार वापस अपने घर लौटा और ये हालत जब उन्होंने देखी, उसके बाद उन्होंने पिड़ावा के पुलिस थाने पहुंचकर ये सारे मामले में मुकदमा दर्ज करवाया है। लेकिन ये कोई पहली घटना जिले में नहीं हुई है, लगातार कई सारी घटनाएं हुई है और इस सारे मामले में पुलिस की पूरी तरह से फेल्योर ये से साबित आती है कि चोर ना तो पुलिस की पकड़ में आ रहे हैं और ना माल की बरामदगी हो पा रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अजमेर से बड़ी खबर है, एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल की गिरफ्तारी मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। जयपुर एसीबी की टीम आज फिर अजमेर पहुंची है और देखिए यहां पहुंचकर ये टीम आना सागर झील गई है। दरअसल एक मोबाइल की जानकारी हाल ही में सामने आई जिसके बारे में कहा गया कि दिव्या मित्तल ने इस मोबाइल को आना सागर झील में फेंक दिया है। इसी फेंके हुए मोबाइल की तलाश के लिए जयपुर से एसीबी की टीम आना सागर झील में पहुंची है। गोताखोरों की मदद ली जा रही है और गोताखोरों की मदद से झील में मोबाइल को तलाशा जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अभिजीत से। अभिजीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ आप देख रहे हैं? देखिए, कल जब एसीबी जयपुर की टीम ने एसओजी एएसपी दिव्या मित्तल को 2 करोड़ की घूस मामले में गिरफ्तार करने के बाद अजमेर एसीबी कोर्ट में पेश किया था और 3 दिन का जब रिमांड मिला था, तो उस 3 दिन के रिमांड अवधि के दौरान जो कुछ भी इस केस की फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंट्रोगेशन के सिलसिले में जो कुछ भी एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं एसीबी को, उसकी उन्होंने शुरुआत कर दी है। आज दोपहर बाद एसीबी की टीम पहुंची है और आना सागर झील पहुंची है। जो सबसे चौंकाने वाला पहलू इस पूरे केस में निकल के सामने आया है कि जो ट्रैप एसीबी ने बिछाया था, जिसकी भनक लगने के बाद वो ट्रैप फेल हो गया था, उसके बाद कहा जा रहा है कि दिव्या मित्तल ने अपने पास जो उसके 2 मोबाइल थे, वो मोबाइल और कुछ पैकेट जो थे, उन पैकेट्स में क्या था इसका खुलासा नहीं है, वो जो है आना सागर झील में फेंक दिए थे। उसकी तलाशी के लिए एसीबी की टीम आज यहाँ पहुंची है और दिव्या मित्तल को लेकर पहुंची है। मौका तस्दीक के हिसाब से जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का एक अनिवार्य हिस्सा है कि जो आरोपी है उसकी मौजूदगी में निशान तस्दीक के हिसाब से तमाम पहलुओं को खंगाला जाता है और जब 3 दिन का रिमांड पूरा होगा तो इन तमाम एविडेंसेस के साथ एक बार वापस से जो एसीबी की टीम है वो आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। तो फिलहाल गोताखोरों और एसडीआरएफ की टीम के साथ एसीबी जयपुर की टीम आना सागर झील रामप्रसाद घाट पहुंची है और वहां तलाशी की जा रही। चूंकि ये बहुत तकनीकी और गहराई वाला मसला है, क्योंकि आना सागर की भराव क्षमता 13.5 फीट है और इस लिहाज से मोबाइल को किस जगह फेंका गया है, वो कितनी गहराई में गया है, पानी के बहाव में कितना आगे निकल गया है, नहीं निकला है, तो उसमें लंबा वक्त निकल सकता है। लेकिन एसीबी की टीम ने प्रयास शुरू किए हैं और चूंकि बड़ा केस है, बड़ी घटना है, लिहाज से कोई भी एविडेंस पार्ट नहीं, लेकिन जो गोताखोर हैं वो पूर्व में भी आना सागर झील में तलाशी अभियान को चला चुके हैं। यहाँ तक कि अगर आपको याद हो तो कई सारी एक्सरसाइजेज यहाँ पर की जाती हैं अलग अलग चीजों से निपटने के लिए। एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, कितना समय लग सकता है पूरी झील को खंगालने में? देखिए स्वप्निल, इसीलिए एसडीआरएफ की टीम को यहाँ पर बुलाया गया है जो अपनी रूटीन एक्सरसाइजेस के लिए इस आना सागर झील में मॉक ड्रिल करती रही है और तमाम दूसरे पहलुओं में आना सागर झील में कई सुसाइड केसेस भी हुए हैं, तो उनकी डेड बॉडीज को और इंजर्स को निकालने का काम भी किया गया है। लेकिन ये एक्सरसाइज जो है अब से कुछ देर पहले शुरू हुई है और आप मान के चलेगा कि जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है तब तक तो ये कार्रवाई चलेगी, क्योंकि इतना आसान नहीं है। मोबाइल बहुत छोटी यूनिट है और झील जो है वो काफी फैली हुई झील है और मैंने आपको बताया कि 13-13.5 फीट इसकी भराव क्षमता है और लबालब ये झील भरी हुई है। इस लिहाज से वक्त लगना मुनासिब है, लेकिन एसीबी की ओर से कोई कसर बाकी नहीं छोड़े, इसलिए एसीबी ने तमाम संसाधन जो है वो यहाँ पर जुटाए हैं और खुद मौके पर एसीबी जयपुर के अधिकारी जो है वहां पर खड़े हैं और पूरी तलाशी अभियान की निगरानी भी कर रहे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जो सूचनाएं उन्हें मिली है कि दिव्या मित्तल ने अब एसीबी के चुंगल में आने से पहले जो भी अभिजीत, बेहद अहम कड़ी ये मोबाइल भी साबित हो सकता है, क्योंकि अब तक की पूछताछ से जुड़ी जो बातें बाहर आ रही हैं उसके हिसाब से लैपटॉप से कई राज खुलने की उम्मीद है। बताया ये भी जा रहा है कि जो परिवादी है उसके लोकेशन को भी ट्रेस किया जा रहा था। इसका मतलब है कि दिव्या मित्तल जो भी कर रही थी टेक्निकली साउंड होकर कर रही थी। ऐसे में ये मोबाइल भी जो कि टेक्नोलॉजी का पार्ट है एक अहम कड़ी हो सकता है। बस देखना यह है कि वो अब किस हालत में मिलता है और उसमें से कितना एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। बिल्कुल
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जो वॉइस रिकॉर्डिंग जो इंटरसेप्ट किया था एसीबी ने आरोपी दिव्या मित्तल और परिवादी के बीच की बातचीत, उस बातचीत के दरमियान जो इंटरनेट कॉलिंग हुई थी, जो आबकारी का बर्खास्त सिपाही है सुमित जो फिलहाल फरार चल रहा है, वो इंटरनेट कॉल के जरिए जो है परिवादी से पूरा लाइनअप था और कहीं ना कहीं बीच बीच में दिव्या मित्तल से भी बातचीत कर रहा था। तो तमाम चीजें जो है वो दिव्या मित्तल के उस मोबाइल के अंदर वो तमाम राज छुपे हुए हैं कि न सिर्फ इस पर्टिकुलर केस में बल्कि इसके अलावा भी जो भी पथराविया एसीबी की टीम ने 2 दिन पहले एसओजी अजमेर चौकी से जब्त की हैं, जिन जिन की जांच दिव्या मित्तल के पास थी, उन तमाम अनुसंधान के हिस्से में वो मोबाइल जो है वो बहुत अहम कड़ी साबित होने वाला है। इसी लिहाज से इस पूरे केस की रीढ़ की हड्डी अगर कहा जाएगा तो वो दिव्या मित्तल का मोबाइल है, जिसे तलाशने के लिए एसीबी की टीम आज वापस से अजमेर पहुंची है। और लेकिन अभिजीत, मैं चाहता हूं एक बार आप बताएं कि ये कंफर्मेशन क्यों है कि मोबाइल यहीं फेंका गया? देखिए, ये कंफर्मेशन ऑफिशियली, चूंकि कल भी जब एसीबी ने दिव्या मित्तल को पेश किया था और पेशी के बाद जब 3 दिन का रिमांड मिला था, तो एसीबी के अधिकारी कुछ भी डिटेल जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो अजमेर की मीडिया से खास तौर से शेयर नहीं कर रहे हैं। जो ये मोबाइल की बात निकल के सामने आई है, ये भी एक पहलू के तहत निकल के सामने आया और जब आज एसीबी की टीम पहुंची है तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ सत्यता जरूर है, इसलिए एसीबी की टीम इस पहलू को भी अछूता नहीं छोड़ना चाह रही है। लिहाज से यहाँ पर तलाशी अभियान चल रहा है। चलिए, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। बाड़मेर के 3 अलग अलग थानों में जब्त 53 क्विंटल 3 किलो डोडा पोस्त और चूरा को पुलिस द्वारा नष्ट किया गया। इस डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 6 लाख रुपए आंकी गई। पुलिस टीम द्वारा नशे के सामान का नाश लूणी नदी के पास हुआ। कार्रवाई में करीब 4 घंटे का वक्त लगा। इस दौरान एसपी दीपक भार्गव, एडिशनल एएसपी नरपत सिंह समेत तीनों थाने की पुलिस फोर्स मौजूद रही। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दे रखे हैं कि जहाँ पे भी डोडा चूरा एनडीपीएस के बाकी पदार्थ आते हैं तो एक ड्रग डिस्पोजल कमेटी जिला पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में बनती है। वो न्यायालय से निर्देश प्राप्त करने के बाद में उसको नियमानुसार निस्तारण किया जाता है। तो बाड़मेर जिले के भी बहुत सारे मुकदमों के बहुत सारे थानों में इकट्ठा हो रखा है एनडीपीएस पदार्थ। तो उस क्रम में पुलिस मुख्यालय और माननीय न्यायालय के निर्देशों की पालना में आज 3 थानों के 53 क्विंटल से अधिक के माल को नष्ट किया गया। बात चूरू की, जहां दबंगों के खौफ से परेशान एक 13 साल की बच्ची ने स्कूल जाना छोड़ दिया। छात्रा के परिजनों ने इस मामले में महिला थाने में केस दर्ज कराया। आरोपियों ने केस वापस न लेने पर नाबालिग को अगवा करने की धमकी दी। पुलिस को दी गई शिकायत में परिजनों ने बताया कि आरोपी उसकी स्कूल जाती बेटी के साथ काफी दिनों से छेड़छाड़ कर रहा है। एक बार उसने अपने मोबाइल में फोटो खींचकर सोशल साइट पर भी डाला। युवक का विरोध करने पर वह परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देता है। सरकारी स्कूल में जाती है, अब वो पढ़ने दे रहा आपको नहीं, पीछा कर रहा मेरी लड़की का, और आप धमकी दे रहा माना को उठा कर ले जाऊंगा, वो कर ले जाऊंगा, वो कर ले जाऊंगा, यहाँ कर रहा। अब पढ़ना 8 ओढ़ की है छोरी की। राजसमंद से बड़ी खबर है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा राजसमंद दौरे पर हैं। भीम पहुंचने पर डोटासरा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अब देखिए, कुछ ही देर में गोविंद सिंह डोटासरा देवगढ़ पहुंचेंगे। कामली घाट स्थित नवीन कांग्रेस कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे। मंत्री उदयलाल आंजना है, विधायक सुदर्शन सिंह रावत भी मौजूद है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का राजसमंद पहुंचने पर कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साह के साथ स्वागत किया गया। जैसे ही वो भीम पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। अब कुछ ही देर की बात है जिसके बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा देवगढ़ पहुंच जाएंगे, जहां कामली घाट स्थित नवीन कांग्रेस कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे। वहां पर मंत्री उदयलाल आंजना और विधायक सुदर्शन सिंह रावत भी मौजूद हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।